नमस्कार छात्रों, मैं दिलावर पठान, महाराजा शिवाजीराव शिंदे महाविद्यालय श्रीगोंदा जूनियर कॉलेज हिंदी विभाग। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हमारा अगला जो घटक है जिसका नाम यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है चुनिंदा शेर। यह जो कविता है, यह जो काव्य विधा है, इस काव्य विधा को यहाँ पर आरंभ करने जा रहे हैं, जिसके लेखक कैलाश सेंगर जी यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे जो कवि हैं कैलाश सेंगर जी जो है, इनका परिचय यहाँ पर स्पष्ट करूंगा। देखिए, कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी रचनाएं सामान्य आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कनों को व्यक्त करती है। अब देखिए, कैलाश सेंगर जी ने सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में अपनी जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं को यहाँ पर लिखा हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। फिर इन रचनाओं में आम आदमी, जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति है, आम आदमी है, ऐसे आदमी के वेदना, सामान्य मनुष्य की वेदना तथा उसके प्रश्न, उसकी भावना और उसके मन के धड़कन को अपने साहित्य में व्यक्त किया हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों और कथ्यों के तीखेपन के कारण कैलाश सेंगर आज के गजलकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। अब देखिए, आजकल के जो गजलकार हैं, उन गजलकारों में कैलाश सेंगर जी यहाँ पर महत्वपूर्ण तथा लोकप्रिय है। इसका कारण क्या है? तो उन्होंने अपने गजल में जो मौलिक प्रयोग और कथ्य क्या तीखापन यहाँ पर उन्होंने जो रखा है, जिसके कारण यह सब कुछ होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता है। अब देखिए, कैलाश सेंगर जी जो है, उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, उन कृतियों के बारे में अब मैं यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। सूरज तुम्हारा है, यह गजल संग्रह है। यहां आदमी नहीं, जूते भी चलते हैं। सुबह होने का इंतजार, यह कहानी संग्रह है। तो अभी रात बाकी है, यह अनुदित साहित्य है, उन्होंने अनुवाद किया है। अब देखिए, यह जो चुनिंदा शेर है, शेर, यह जो विधा है काव्य की, इस विधा का परिचय यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए, उर्दू कविता का लोकप्रिय प्रकार गजल है, जिसे गढ़ने में शेरों की अहम भूमिका होती है। अब देखिए, जो गजल होते हैं, वास्तविक रूप में यह उर्दू भाषा में हम लोगों को यहां पर दिखाई देता है। फिर गजल में, गजल साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? तो शेरों का। गजल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना लिया है। गजल हिंदी में आते आते रोमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की जमीन पर खड़ी हो गई है। इन शेरों द्वारा हिंदी गजलों ने
अपनी अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता प्राप्त की है। अर्थात यह हुआ इस विधा का परिचय। शेर, यह जो काव्य की विधा है उसका परिचय यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया है। अब देखिए, यह जो कविता है चुनिंदा शेर, इस कविता का परिचय अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। देखिए, प्रस्तुत शेरों में सामाजिक अव्यवस्था और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है सामाजिक अव्यवस्था। अब देखिए, यह जो सामाजिक अव्यवस्था है आज समाज में हम लोग देख रहे हैं, आज समाज की जो स्थिति है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज दूरदर्शन के ऊपर देख रहे हैं, समाचार पत्रों में, अखबार पत्रों में, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत जानकारी यहाँ पर प्राप्त की है। अब देखिए, समाज में आज जो अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, यह जो घटनाएं घटित हो रही है, अर्थात इन घटनाओं को कैलाश सेंगर जी ने अपने शेरों के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया है। फिर आगे, इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी कराहें इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ऐसी सामाजिक अव्यवस्था की स्थिति में जो आम आदमी है, उस आम आदमी की व्यथा, उस आम आदमी का दर्द तथा उस आम आदमी की पीड़ा को कैलाश सेंगर जी ने अपने शेरों के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट किया है। विवशता के कारण आम आदमी अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। विवश है आम आदमी जो है, आज के स्थिति में, सामाजिक अव्यवस्था की स्थिति में जो आम आदमी है, आम आदमी अर्थात जो सामान्य जन है, जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, वह व्यक्ति विवशता के कारण वह विवश है, वह लाचार है। इस विवशता के कारण, इस लाचारता के कारण वह अपनी पीड़ा को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने में अपने आप को वह कम महसूस करता है। अर्थात इसे वाणी देने का प्रयत्न यहाँ पर कैलाश सेंगर जी इस कविता के माध्यम से करते हैं। और फिर इसी विवशता को, सामान्य आदमी की विवशता को समाप्त करने का प्रयास कवि यहाँ पर हम लोगों को करते हुए दिखाई देता है। अर्थात सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की जो विवशता है, उस विवशता को कम करने का प्रयास उन्होंने यहाँ पर किया है। अर्थात यह हुआ चुनिंदा शेर, इस काव्य का परिचय। अब हम कुछ शेर यहाँ पर देखेंगे और रुकेंगे। देखिए, पहला जो शेर है उसे मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। गजलों से खुशबू बिखरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ, देखिए। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। अब देखिए, यहाँ पर कठिन शब्द जो है वह शब्द देखिए। गजल मैंने पहले ही स्पष्ट किया है कि यह साहित्य की एक विधा है, काव्य विधा। फिर दूसरा खुशबू, खुशबू अर्थात सुगंध है। बिखराना, बिखराना अर्थात फैलाना। चट्टान, अगला जो शब्द है वह है चट्टान।
चट्टान अर्थात कठिन पत्थर, कठिन पत्थर। फूल खिलाना, फूल खिलाना अर्थात क्या? तो खुशियां फैलाना, फूल खिलाना अर्थात खुशियां निर्माण करना। अब देखिए यह जो शेर है, इस शेर का अर्थ मैं यहां पर स्पष्ट करता हूं। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है। गजल, यह जो साहित्य की विधा है, इस विधा के माध्यम से जो सामाजिक अव्यवस्था है, ऐसे अव्यवस्था में जो आम आदमी है, उस आम आदमी के जीवन में खुशबू अर्थात सुगंध अर्थात खुशियां बिखराना, निर्माण करना, फैलाना हमको आता है। ऐसा यहां पर कैलाश सेंगर जी ने स्पष्ट किया है। फिर अगली पंक्ति, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। चट्टानों पर फूल खिलाना, वास्तविक रूप में यह असंभव है, चट्टानों पर फूल खिलाना वगैरह, परंतु कैलाश सेंगर जी ने यहां पर स्पष्ट किया है, असंभव कार्य को भी संभव करना हमको यहां पर आता है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया है। आज के जो नव युवक हैं, इन नव युवकों को वे यहाँ पर इस शेर के माध्यम से संदेश देते हैं कि आज का नव युवक जो असंभव है, चट्टानों पर फूल खिलाना, जो असंभव है, ऐसे असंभव को भी संभव करता हुआ यहां पर दिखाई देता है। यह हुआ पहला शेर। फिर दूसरा शेर देखिए, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घून मेरे मालिक। अर्थात यहां पर परिंदे, परिंदे अर्थात पंछी, पक्षी, यह हुआ उसका अर्थ, परंतु इसका मथित अर्थ क्या है? परिंदे अर्थात क्या? आम आदमी। ऐसे परिंदों को भी शिकायत है। अब देखिए कृति पुस्तिका में प्रश्न पूछा जाता है, परिंदों को यह शिकायत है, इसका उत्तर हमें लिखना है। तो परिंदों को क्या शिकायत है वह देखिए, कभी तो सुन मेरे मालिक, हे ईश्वर, हे मालिक, कभी तो हमारी बात सुनो, तेरे दानों में भी शायद लगा है घून मेरे मालिक। अर्थात तुम ही ने जो हमें दान में अनाज दिया है, उस अनाज में भी घून लगा है। घून अर्थात किडा। आपण पाहत असतो धान्यामध्ये वगैरे किडे झालेले आपल्याला दिसून येत असतात, अर्थात उसका आधार यहाँ पर उन्होंने लिया है और कहा है कि परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, हे मालिक, परिंदे कहते हैं कभी तो हमारी बात सुना करो। क्यों? क्योंकि तुम्ही ने जो हमें खाने के लिए दाने दिए हैं, उन दानों में भी घून लगा है, अर्थात कीड़ा लगा है। अर्थात आपकी कृपा भी अब प्रदूषित होती हुई यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देती है। आ गया समझ में? लक्षात आलंय सर्वांच्या? ठीक आहे, या ठिकाणी आपण थांबणार आहोत. धन्यवाद.